देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो ग्रामर के ऊपर मुकम्मल तौर पर बुक के ऊपर जो ओवरव्यू होगा, जिसमें सबसे पहले जो आपका जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज के अंदर जो एक चीज़ आई है उसमें से एक ऑब्जेक्टिव लाजमी आती है। तो वो कौन सी चीज़ है? उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस दिए गए हैं। कौन से सेंटेंस दिए गए हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ऐसे फ़िक्रात जिनको हम शर्तिया फ़िक्रात कहते हैं। कैसे फ़िक्रात होते हैं वो? शर्तिया फ़िक्रात या कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसकी पहली टाइप वहाँ पर दी गई है। तवज्जो के साथ बैठना है। कंडीशनल सेंटेंसेस की पहली टाइप दी गई है। और कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक हिस्से में शर्त होती है, दूसरे हिस्से में जज़ा होती है। अब देखें, एक हिस्से में शर्त, दूसरे हिस्से में जज़ा। अच्छा, इसमें फर्स्ट टाइप है, ये सुन लें तमाम बच्चे। कंडीशनल सेंटेंस, अगर एक हिस्से में वर्ब की पहली फॉर्म है तो दूसरे हिस्से में भी सेंटेंस के दूसरे हिस्से में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? पहली फॉर्म होगी। यानी एक हिस्से में अगर विल कम है तो दूसरे हिस्से में क्या होगा? कम होगा। समझ आए ना? एक हिस्से में अगर वुड कम है सेकंड कंडीशनल के लिए, यह है फर्स्ट कंडीशनल। अगर सेकंड कंडीशनल है, दूसरे हिस्से में क्या होगा? केम। इधर एक वुड कम और दूसरे हिस्से में केम। अगर एक हिस्से में है वुड हैव कम, ठीक है, और तीसरा जो दूसरा उसका हिस्सा है थर्ड कंडीशनल में, वो होगा वुड हैव हैड कम। बल्कि इसमें क्या आएगा? वुड हैव कम और हैड कम। अब समझना है, फर्स्ट कंडीशनल अगर सेंटेंस है तो उसमें वेल इस्तेमाल होगा, सेकंड कंडीशनल में वुड इस्तेमाल होगा, थर्ड कंडीशन की पहचान यह है कि उसमें वुड हैव होगा। ठीक है, लेकिन जो आपके एक्सरसाइज में आया है उसमें फर्स्ट कंडीशनल है। एक हिस्सा उसने दिया हुआ होगा, एक हिस्सा आपने पुट करना होगा। अगर उसने विल कम दिया हुआ है तो आपने कम लगाना है, यानी पहली फॉर्म। अगर कम दिया हुआ है तो आपने वेल के साथ पहली फॉर्म लगानी है। अगर केम आया हुआ है तो आपने वुड के साथ पहली फॉर्म लगानी है। अगर हैड कम आया हुआ है तो वुड हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। क्लियर हो गया? एक चीज़ तो ये। दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्टिव का जो आपका आता है वो आता है नोन। नोन में सिर्फ वो 2 से 3 चीज़ें आपको पूछेगा जो आपके सिलेबस में शामिल है। पहली चीज़ तो ये है, वो पूछता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, कंक्रीट नाउन कौन सा है और कलेक्टिव नाउन कौन सा है। यानी 3 तरह के नाउन वो देता है। वैसे नाउन की टाइप्स तो वो सारी दे देता है ऑप्शन में, लेकिन वो क्या करता है, आएंगे सिर्फ 3। कलेक्टिव नाउन का आपको पता होना चाहिए कौन सा है, अब्स्ट्रैक्ट का पता होना चाहिए कौन सा है, और आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन कौन सा है। अब जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, मैं आपको कंक्रीट नाउन पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो आपके कंक्रीट नाउन कहलाएंगे। ठीक है, ये पंखा, ये दीवारें, ये स्टूडेंट्स, ये दरख्त, ये बल्ब, ये सारी चीज़ें जो फर्नीचर, सारी चीज़ें आप जो नज़र आ रही हैं, वाइट बोर्ड, ये क्या है? कंक्रीट नाउन है। ये मैंने पॉइंटर उठाया हुआ है, ये भी क्या है? कंक्रीट नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है कि वो चाहे आप आंखें खोल के देखें चाहे बंद करके देखें, वो आपको नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पर उस पर 5 सेंसेस का इतलाक नहीं होता, यानी ना तो आप उनको देख सकते हैं, ना हाथ लगा सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं। उसकी जो उसने एग्जांपल दी है आपके एक्सरसाइज में, बुक के अंदर जो उसने एग्जांपल दी है वो दी है वेलुअर। पहले नंबर पर क्या है? वेलुअर ध्यान में रखना है। वेलुअर कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट है। दूसरे नंबर पर उसने दिया ब्रेवरी। ब्रेवरी कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीसरे नंबर पर उसने दिया एफर्ट, कोशिश। ठीक है, एफर्ट, कोशिश, ये कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट। ब्रेवरी, वेलुअर, एफर्ट। ब्रेवरी, वेलुअर, एफर्ट। इसके अलावा विजडम हो गया, एजुकेशन हो गया, डेथ हो गया, एयर हो गया, सारे कौन से नाउन है? आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन जो बुक के में से जो उठाएगा एग्जांपल
वो इन तीनों में से एक उठाएगा कि वेलवर क्या है, ब्रेवरी क्या है, एफर्ट क्या है। और कंक्रीट की जो मिसाल आपके उधर सिलेबस में है वो है पेट। पेट किसे कहते हैं? किसी पालतू चीज को, पालतू जानवर को क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। तो पेट का आपको मतलब आएगा तो आप लिखेंगे पेट क्या होता है? पालतू जानवर या कोई पालतू चीज। क्लियर हो गया ना? पेट क्या हो गया आपका? ये आपका कंक्रीट नाउन हो गया। फादर क्या है? कंक्रीट नाउन है। मदर क्या है? कंक्रीट नाउन है। फ्लावर क्या है? कंक्रीट नाउन है। यानी ऐसे नाउन जो नजर आते हैं वो क्या होते हैं? आपके कंक्रीट नाउन। जो नाउन नजर नहीं आते वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। उनको यानी 5 सेंसेस का इतलाक उन पर नहीं होता। ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना हाथ लगा सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली आपको समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट है, ये मैं दे रहा हूँ ओवरव्यू, हल्का हल्का आप देखते हैं, इतनी टाइम नहीं है कि सारी चीजें बार बार। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया आपने, कंक्रीट नाउन पढ़ लिया, मटेरियल नाउन भी कंक्रीट नाउन ही होता है। आप कहें कि मटेरियल नाउन आ गया है, कंक्रीट तो आया नहीं है, तो मटेरियल कंक्रीट सेम होते हैं। तीसरे नंबर पर वो है आपका कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन की मैंने आपको मिसाल दी थी कि वो इसम एक होता है लेकिन उस इसम के अंदर जिस्म ज्यादा होते हैं। आपकी क्लास बैठी हुई है, मैं कहूँगा कि एक क्लास बैठी हुई है लेकिन इस क्लास के अंदर जिस्म ज्यादा है, तो ये क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। टीम, क्रिकेट टीम खेल रही है, क्रिकेट टीम क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। क्लियर हो गया ना? ऑडियंस बैठी हुई है, ऑडियंस क्या है? सामीन को कहते हैं, कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना क्राउड कलेक्टिव नाउन है, कमेटी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जो ज्यादातर वो उठाता है कलेक्टिव नाउन में से वो उठाता है क्राउड, ऑडियंस। ये दो लफ्ज हैं जो उठाता है ज्यादातर। इसके अलावा आपको पता सारों का होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन में कमेटी भी आता है, टीम भी आता है, क्लास भी आता है, ठीक है। FLOC के फ्लॉक भी आता है, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन होता है। गैंग भी कलेक्टिव नाउन है, कमेटी भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। लेकिन जो तीन लफ्ज मैंने आपको बताए, क्राउड, ऑडियंस और कमेटी, ये तीन जो लफ्ज हैं ये अक्सर उठाता है, पूछता है कि कौन से नाउन है। तो आपको पता होना चाहिए। कितने बच्चों को पता चल गया कि कलेक्टिव नाउन कौन से हैं? वेरी गुड। अच्छा, कलेक्टिव नाउन का पता चल गया। अच्छा, कलेक्टिव नाउन में ऑडियंस, कमेटी, क्राउड। इसके बाद प्रोनाउंस आता है। प्रोनाउन का आपका सवाल है, उसमें प्रोनाउंस में तीन या चार उसकी टाइप्स उसने बयान किए हैं, चार उसने सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है। पहले नंबर पर उसने कहा है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं। दूसरे नंबर पर आपके ऑप्शन आ सकती है कि पोजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं। तीसरे नंबर पर आ सकता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं। चौथे नंबर पर आ सकता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं। पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल और इंडेफिनिट। अब चारों की पहचान मैं करा रहा हूं। आंखें बेशक बंद हों लेकिन दिमाग आपके खुले हुए होने चाहिए। समझ आइए ना बात? हाँ। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ये सारे आपके क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन हैं। उनके जो सब्जेक्टिव केसेस हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनके जो कौन से केसेस हैं? सब्जेक्टिव, यानी जो फाइल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। किसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं? फाइल के तौर पर। ये सारे के सारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन है। सारे के सारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद इनके आते हैं टाइप्स, आती हैं इनके, केसेस आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? आई हो गया, वी हो गया, ही, ये है पर्सनल, ठीक है। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। फिर इनकी टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसमें है, इसकी टाइप में क्या है? फिर आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। क्या आते हैं? पोजेसिव। ये इसका माई हो गया, इसका आवर हो गया, इसका क्या हो गया? हिज हो गया, हर हो गया और देयर हो गया, ठीक है। ये सारे कौन से प्रोनाउन है आपके? पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनके अंदर मलकियत पाई जाती है। अब ये क्या हो गया? आई से माई, वी से आवर, ही से हिज, शी से हर, दे से देयर, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन है आपके? पोजेसिव प्रोनाउन है। समझ आ गई ना बात? ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें कि अब वो आपसे पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं, ठीक है। अब माई से माई सेल्फ, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। आई, आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। हिम सेल्फ और हर सेल्फ और देम सेल्फ, ये देम सेल्फ क्या है आपका?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब सबसे अहम जो प्रोनाउन वो पूछता है और अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है कि जिसके बारे में पता नहीं होता कि इसके पीछे कौन है। अब हमें ही के पीछे पता है कि कोई बॉय होगा, कोई मैन होगा, कोई असलम होगा, हामिद होगा, शबीर होगा, कोई बुगटी होगा। समझ आए ना? हाँ तो खुश हो। अच्छा हाँ, बुगटी का नाम ले लिया मैंने। अच्छा दूसरे नंबर पर जो है ना वो कह रहा है कि शी है, तो उसकी जगह पर पता होगा हमें कि सबुल है, बच्चुल है, गामन है, कौन है। समझ आए ना? हमें उसके बारे में पता होगा कि शी की जगह पर पीछे उसके कौन है। समझ आए ना बात? अच्छा नेक्स्ट है आपके पास जो है ना दे है, तो उसके बाद पता होगा कि बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, कौन है। दे का भी हमें पता होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनके पीछे हमें पता नहीं होता क्या। अब तवज्जो देनी है यहाँ पर, अगर तवज्जो होगी तो बात समझ में आएगी, वरना चली जाएगी। सारा साल पढ़ाता रहा हूं, अब ध्यान देना है आप लोगों ने, ठीक है। अब देखें, तवज्जो देनी है मेरी बात को, कि ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं इनके पीछे हमें पता नहीं होता कौन है। मिसाल के तौर पर अब है समवन, समबडी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। समवन नॉक्ड एट द डोर, पता नहीं है कि उसके पीछे बॉय है, गर्ल है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, या फिर वही पागल हवा है, फिर वही धोखा हुआ। ये भी तो हो सकता है ना कि हवा हो फिर वही, मोहसिन नकवी ने कहा था कि फिर वही पागल हवा है, फिर वही धोखा हुआ, यानी कुछ भी नहीं था। बात समझे ना? या वही हवा थी, यानी अब डेफिनेटली पता नहीं होता कि पीछे कौन है। समथिंग इज इन द बैग, अब कोई चीज बैग के अंदर है, पता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब आते हैं सेंटेंस की टाइप के बारे में। ठीक है, सेंटेंस किस तरह के होते हैं। एक तो होता है आपके सेंटेंस होते हैं, पहले नंबर पर जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से हैं? असर्टिव हैं, फिर इंटेरोगेटिव हैं, इम्पेरेटिव हैं और एक्सक्लेमेटरी हैं। ये चार फिक्रात आए हुए हैं आपकी बुक के एक लेसन के एंड में, चार ये सेंटेंसेस आए हुए हैं। असर्टिव है तो वो सादा फिक्रा होगा, सादा, ठीक है, सिंपल होगा, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, ये सादा है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये भी असर्टिव में आता है, ठीक है। ये नेगेटिव है लेकिन असर्टिव में आता है। अगर वो नेगेटिव पूछता है तो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव है, वैसे ओवरऑल क्या है, ये असर्टिव है। टाइप इसके असर्टिव है, समझे नहीं, खबरिया फिक्रा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर हुक्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोई ना कोई हुक्म पाया जाता है, ठीक है। वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं आपके? इम्पेरेटिव कराते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना? ठीक है। मिसाल के तौर पर हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, इंपेरेटिव सेंटेंस है। डोंट टेल ए लाई, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद है नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव। ये दो सेंटेंस ऐसे हैं जिनके दरमियान बच्चों को मुगालता हो जाता है कि ये इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। दोनों के शुरू में व्हाट आता है, दोनों के शुरू में हाउ आता है, ठीक है। अब इसकी मैं डिफ्रेंशिएट किस तरह करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर व्हाट या हाउ के फौरन बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, क्या आ जाता है? हाउ या व्हाट के बाद क्या आ जाता है? कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो समझो सेंटेंस आपका क्या है? क्या है? इंटेरोगेटिव है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। व्हाट अ डार्क नाइट, रात कितनी स्याह है, यानी एडजेक्टिव आ रहा है, उसकी जगह पर जो है ना कोई हेल्पिंग वर्ब बनाओ, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि व्हाट या हाउ के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। अगर आ गया तो इंटेरोगेटिव है। एक तो निशानी ये है, दूसरी ये है कि एक्सक्लेमेटरी के आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, फुल स्टॉप, और उसके ऊपर जो है ना जिस तरह का हथौड़ा बना हुआ होता है, ये तो समझ सकते हैं ना देसी तरीके से, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। और उसके बाद जो है ना जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको सारे बच्चे जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क होगा। ये तो क्लियर हो गया ना? आप कहें कि वो भूल गया है, सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है, एंड में जो है ना उसको सवाल निशान देना भूल गया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, वो तो पूछ रहा है कि ये पार्ट जो है ना, ये पीस ऑफ आर्ट कितना खूबसूरत है, इसलिए तो सवालिया हो गया, इंटेरोगेटिव आप लिख के आ जाए, सेंटेंस गलत हो गया। सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया।
समझ आ रही है ना? तो इस चीज का आपने ख्याल करना है, इस चीज का आपने ख्याल करना है, मिस्टेक नहीं करनी किसी सूरत भी। मिस्टेक टाइप आ रही है उस पर आप लोगों ने ध्यान देना है। वो आपके आते हैं एडवर्ब। क्या आते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब जो ज्यादातर आ रहे हैं किस चीज के बारे में पूछ रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 3-4 उसकी टाइप हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या है। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, जल्दी से आपने तवज्जो देनी है, फिर आगे मैंने पढ़ाना है, ठीक है? तवज्जो देनी है। एडवर्ब क्या होता है? किसी वर्ब को के मीनिंग में क्या करता है? इजाफा करता है। ही रन्स फास्ट, ठीक है, फास्ट ने रन्स के मीनिंग में इजाफा किया। फास्ट क्या है? एडवर्ब है। फास्ट क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। अब ही इज ए गुड बॉय, गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है, समझे ना? द बुक इज ब्यूटीफुल, ये क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। वो गाता है ब्यूटीफुली, खूबसूरती से गाता है, ठीक है, ये उसने उसके गाने का अंदाज बताया है। ये क्या है? आपका एडवर्ब, एडवर्ब हो गया। ही रन्स फास्ट, फास्ट क्या है? ये एडवर्ब है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं ना, देखिए लफ्ज है फास्ट हमारे पास, लफ्ज क्या है? फास्ट, ठीक है। अगर आ जाए ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ठीक है। अब रन्स के मीनिंग में यानी वो पहले हमें इतना पता था कि वो भागता है, ये पता नहीं था कि वो तेज भागता है या स्लो भागता है। ये किसने बताया? फास्ट ने बताया। किस के बारे में बताया? रन के बारे में बताया, रन्स के बारे में बताया ना, तो इसलिए फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। जो वर्ब के बारे में बता रहा है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। वर्ब के बारे में जो बता रहा होता है क्या होता है? एडवर्ब। उसके बारे में वजाहत कर रहा होता है। अब एडजेक्टिव सुने। ही इज ए फास्ट बॉय, लफ्ज मैंने वही पुट करना है फास्ट का, ठीक है। ही इज ए फास्ट बॉय, ही इज ए फास्ट बॉय। अच्छा, वो तेज लड़का है। अब तेज, उसका तेज होना किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में। अब लफ्ज वही फास्ट है, उधर फास्ट बतौर एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उसने किसके मीनिंग में इजाफा किया? किसके मीनिंग में? रन के मीनिंग में। अब कर रहा है किसके मीनिंग वजाहत कर रहा है? बॉय की। ही इज ए फास्ट बॉय। अब फास्ट क्या आपका? एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया? समझ आ गई ना बात? एडजेक्टिव एडवर्ब में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आती है इसकी टाइप। ज्यादातर वो पूछता है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सा है। ओवरऑल आपने देख के आने हैं, ठीक है, जितनी उसकी टाइप्स हैं। एडवर्ब ऑफ वो पूछता है कि डिग्री क्या है। वेरी अगर आ जाए तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। वेरी, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वेरी लाउड जो आया हुआ है ना, वेरी लाउड, हाँ, एक मिनट वो क्लास बाद में समझाऊंगा। ये क्लियर हो गया ना? वेरी क्या है? एडवर्ब ऑफ वेरी लाउड, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। बाकी मैनर क्या है? ब्यूटीफुली मैनर है, समझे ना? अच्छा, तो स्लोली मैनर है, समझे ना? तो ये क्या एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ। किसकी तरफ? क्लास की तरफ, ठीक है। अब तवज्जो करें, संजीदगी से देना है, देख आपने लेक्चर को सुनना है। बड़ा ही अहम टॉपिक है। यहाँ पर बच्चे, यहाँ आकर बच्चे फंस जाते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। आज की अगर आप तवज्जो देंगे और उसके बाद फिर आप जाकर फ़ौरन क्लास का टॉपिक भी देखना है। मैं ऐसे हिंट्स बता रहा हूँ, अगर आपने गौर किया तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, वरना भूल जाएंगे। अब आप रिवाइज भी करेंगे, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कुछ नए बच्चे भी हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ। क्लास, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लास है क्या, और क्लास से कैसे जो है ना सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तवज्जो देनी है आप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लास क्या है। व्हाट इज क्लास? ये क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। क्लास क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। ये कॉम्बिनेशन होता है एक सब्जेक्ट का और एक, अब तवज्जो देनी है, बात समझे ना? अब मिसाल के तौर पर आई वॉक स्लोली, ये स्लोली क्या है? एडवर्ब है। स्लोली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, वॉक वर्ब है। ये एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है। क्लास यहां तक खत्म हो गया, बाकी ये सेंटेंस में शामिल हो गया। स्लोली एडवर्ब, क्लास यहां तक पूरा हो गया था, ठीक है।
अब आई वॉक स्लोली अगर कोई पूछे तो ये क्या है आपका सेंटेंस कौन सा है, क्लास कौन सा है, ये क्लास है या फ्रेज है, क्लास है। ठीक है, तो ये है आपका क्लास, क्योंकि एक सब्जेक्ट है और इसके अंदर एक क्या है, क्या है, वर्ब है। अब समझना है, इसके अंदर दूसरा क्लास मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब जब एक क्लास है सेंटेंस के अंदर, अगर क्लास है एक, दोनों चीजें साथ समझें, सेंटेंस के अंदर अगर एक क्लास है तो सेंटेंस आपका कौन सा है, सिंपल है। अब ये सिंपल सेंटेंस भी यही है, सिंपल भी यही है। अगर असर्टिव पूछे तो असर्टिव भी यही है, सिंपल भी यही है, क्लास भी यही है। और एक चीज और बताता हूं, इंडिपेंडेंट क्लास भी यही है, ये इंडिपेंडेंट क्लास भी है, ये सिंपल सेंटेंस भी है, ये असर्टिव सेंटेंस भी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, ये इंडिपेंडेंट क्लास भी है, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास भी इसे कहते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं दूसरा इसके साथ ऐड कर रहा हूं। ठीक है, क्लास आई वॉक स्लोली, ठीक है, बट ही वॉक्स फास्टली। ठीक है, अब दो क्लास हैं, दरमियान में मिलाने वाला क्या है, बट है, बट ही वॉक फास्टली। समझ आइए ना, अब क्लियर हो गया। इसको जोड़ने वाला क्या है, बट है, बट जोड़ने वाला है। ठीक है, क्लास कितने हैं, दो हैं। अब यहां पर समझना है, जब सेंटेंस में दो क्लास आ जाते हैं, अब तवज्जो देनी है आप लोगों ने, सेंटेंस के अंदर अगर दो क्लास आ जाएं, सेंटेंस क्या बन जाता है, कंपाउंड या कम्प्लेक्स। आप समझ आए ना बात को समझना है। यहां पर सेंटेंस के अंदर पहले था एक क्लास, सेंटेंस था सिंपल, मैंने बट को कंजक्ट किया उसके साथ, बट को जो है ना दरमियान में, बट क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, इसके साथ मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, सेंटेंस को, सेंटेंस जुड़ गया। ठीक है, अब क्लास थे दो, दो ने जुड़े, सेंटेंस बन गया एक, लेकिन सेंटेंस कौन सा बन गया, कंपाउंड, मुरक्कब। ठीक है, मुरक्कब सेंटेंस बन गया है। ठीक है, अच्छा, अब यानी आपको पता चल गया कि ऐसा क्लास जिसके अंदर दो, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो क्लास हो, वो कंपाउंड होता है या कम्प्लेक्स होता है। अच्छा, ये कंपाउंड क्यों है, इसके अंदर जो है ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया हुआ है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन ये बट है, एंड है, और आपके सिलेबस में OR है। ठीक है, लेकिन एक शर्त आपने जहन में रखनी है, शर्त एक जहन में रखनी है कि सेंटेंस के आर के आगे या बट के आगे, बिकॉज के आगे, हु के आगे क्लास मुकम्मल हो। ये नहीं है कि यहां का रोक दिया, आई वॉक स्लोली बट ही, खत्म, उसने रोक दिया, बट ही के बाद उसने रोक दिया है, या कोई उसने फ्रेज दे दी मिसाल के तौर पर, हाँ कुछ नहीं दिया उसने, बट के साथ वाज दिया है तो कोई, यानी सब्जेक्ट का होना लाजमी है, सब्जेक्ट का होना लाजमी है, वर्ब का होना लाजमी है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, ऐसा सेंटेंस आप समझ रहे हैं यहां पर, जिसके साथ कोई कंजक्शन जुड़ा हुआ हो और वो उसको अंडरलाइन कर दे, यहां पर आपको समझा रहा हूं, कोई कंजक्शन जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और वो अंडरलाइन कर ले, वो पूछे कि इंडिपेंडेंट क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है। ये तो थी इंडिपेंडेंट क्लास, क्योंकि इसके साथ कोई कंजक्शन जुड़ा हुआ नहीं था, इसके साथ कोई कंजक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये होगी डिपेंडेंट क्लास। आप समझ आ रहे कि नहीं आ रही बात। ये क्लास कौन सी है, डिपेंडेंट, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, बट जुड़ा हुआ है। ये कौन सी क्लास है, अंधा पढ़ भी, इधर तवज्जो दे, ये कौन सी है, ये इंडिपेंडेंट। क्या वजह है, इसके साथ ये आजाद क्लास इसलिए है क्योंकि इसके साथ कोई कंजक्शन नहीं है, इसके साथ कंजक्शन है, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। क्लियर हो गया, नहीं हुआ क्लियर। अच्छा, अब आते हैं, यानी आपने समझ लिया कि सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास। कितने बच्चों को पता चल गया इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास में क्या फर्क होता है। अब मैं हाथ नीचे करें, सादा सा जहन में रखना है,
अगर किसी क्लास के साथ कोई कंजक्शन जुड़ा हुआ नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट क्लास है, अगर जुड़ा हुआ है तो वो डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े हुए हैं, जोड़ रहे हैं दो क्लासों को आपस में, जैसे एंड है आर है, ठीक है, एंड है आर है या बट है, ये है कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो आपके बुक में शामिल हैं। एक्स्ट्रा पढ़ाता नहीं हूं क्योंकि वो फिर दोबारा भूल जाएंगे आपको, जो आपके सिलेबस में वही जन्म रखे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस। जब दो क्लासों को, अब जहन में रखनी है बात, जब दो क्लासेस को जोड़ने वाला कौन हो, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो, बट हो, एंड हो, आर हो, ठीक है, तो सेंटेंस बन जाता है कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। समझ आए ना। इसके अलावा समझ आए ना, अगर मिलाने वाला हो, ज्वाइंट करने वाला हो, यहां पर समझना है हु हो, बिकॉज हो, विच हो, ठीक है, अगर ये जोड़ रहा है सेंटेंस को, ठीक है, तो आप समझ लें सेंटेंस ये है आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन अगर जोड़ रहे हैं, अब इसकी मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, आई सा ए मैन हु वाज गोइंग टू होम। सिंपल सेंटेंस देखें, आई सा ए मैन एक क्लास, आई सा एक क्लास, ठीक है, हु वाज गोइंग दो क्लास, ठीक है, टू होम। अच्छा, इसको मिला कौन रहा है, ठीक है, मिला कौन रहा है, हु मिला रहा है, तो हु सेंटेंस को मिला रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, सेंटेंस क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कितने बच्चों को क्लियर हो गए, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गए ना। कि एडजेक्टिव क्लास क्या है, नाउन क्लास क्या है और एडवर्ब क्लास क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी डिपेंडेंट क्लास हैं, जितने भी डिपेंडेंट क्लास हैं, या तो वो नाउन होते हैं, या तो वो एडजेक्टिव क्लास होते हैं, या तो वो एडवर्ब क्लास होते हैं। अब ये जो नाउन क्लास है, नाउन क्लास, ठीक है, दूसरे नंबर पर है एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास। दोनों क्लास जो है ना, ये जब स्टार्ट होंगे, वो अंडरलाइन करेगा, वो सेम वर्ड से शुरू होंगे, WH वर्ड से, या हाउ से, या दैट से, या विच से, या हुम से, या हु से, दोनों क्लास। अच्छा, अब मसला पेश आ रहा है कि डिफरेंशिएट कैसे करें। अब तवज्जो देंगे तो बात समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। मसला पेश आ रहा है, दोनों तो शुरू हो रहे हैं क्लास WH वर्ड से, दैट से शुरू हो रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि एडजेक्टिव क्लास है या नाउन क्लास है। वजाहत में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ यहां पर आपको हिंट्स दे रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे। मैं आपको पढ़ाता रहूं कि एडजेक्टिव क्लास क्या है, नाउन क्लास क्या है, ये सारी रात यहीं गुजर जाएगी। सिर्फ मैं आपको नुक्ता बता रहा हूं, वो आपने जहन में रखना है, वो हिंट जहन में रखना है, ठीक है। अगर वो जहन में रखेंगे तो आपको पेपर तक कम से कम नहीं भूलेगा, समझे ना। अब वो ये है कि क्लास को जब वो अंडरलाइन करेगा, उससे पहले कोई ना कोई वो स्टेटमेंट देगा, समझे ना। मिसाल के तौर पर नाउन क्लास आ रहा है, ठीक है, आई बाई विच आई लाइक, मैं वो चीज खरीद लेता हूं जो चीज मुझे पसंद होती है, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया, ये विच से शुरू हो रहा है, ये क्लास वो यहां पर अंडरलाइन करेगा कि ये कौन सा है, समझे ना। अब मैं फर्क आपको बताऊंगा, एक मिनट, जब समझ में ना आए फिर पूछना है। अच्छा, दूसरे नंबर पर है, अब इसका सेंटेंस, ये इसका हो गया। अब इसके एग्जांपल देखें, ठीक है, आई सा ए मैन हु वाज इंजर्ड, ठीक है। अब यहां पर है आई सा ए मैन हु वाज इंजर्ड, ये इसको अंडरलाइन करेगा। अच्छा, वैसे वो पूछता है कि आई बाई, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। ये कंपाउंड है, ये कम्प्लेक्स है, ये भी कम्प्लेक्स है, ये तो ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी कम्प्लेक्स है, यानी ये भी तो आपको क्लियर होना चाहिए ना।
अच्छा, अब आते हैं कि वो पूछेगा कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है। क्या पूछेगा? एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज। आप देखो इससे पहले जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, उससे पहले जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, इससे पहले क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब है। बाई नाउन है, वर्ब है, वर्ब है, शाबाश। अच्छा, मैं नाउन है, वर्ब है, नाउन है, ठीक है। नाउन भी आ सकता है यहाँ पर, प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वर्ब ना हो। अगर वर्ब होगा तो वो नाउन क्लॉज होगा। अब बात यहीं पर आपने समझना है, वरना भूल जाएगा आपको। शक्ल होती है एक जैसी दोनों की, ठीक है। अगर यहां पर देखना है विच से पहले जो वर्ड उसने दिया हुआ है, अगर है वो वर्ब, वो क्या है, वर्ब है, तो समझ लें कि ये नाउन क्लॉज है। अगर उसकी जगह पर नाउन है या प्रोनाउन है, समझे वो एडजेक्टिव क्लॉज है। मसला हल। कितने बच्चों को क्लियर होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब आ गया एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज क्या है? एडवर्ब क्लॉज, ध्यान देना आप लोगों ने, तवज्जो देनी है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज होता है जो डिपेंडेंट होता है। जैसे एडजेक्टिव क्लॉज भी डिपेंडेंट होता है, नॉन भी डिपेंडेंट होता है। अब दोबारा ये भी समझ लें, जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो भी डिपेंडेंट होता है। अब है कि एडवर्ब क्लॉज क्या है। एडवर्ब क्लॉज क्या है? वो जितने भी एडवर्ब हैं उनसे शुरू होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बट है, एज है, इफ है, व्हेन है, ठीक है। उसके बाद सून, एज सोन एज है, ठीक है। अच्छा, जितने भी हैं एडवर्ब, जितने भी हैं, बिकॉज है, जितने आपके क्या हैं एडवर्ब्स हैं, वो एडवर्ब साथ जुड़े हुए होंगे उसके। बिकॉज ही वाज, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। इफ ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। व्हेन ही कम टू स्कूल, समझ आइए ना, ठीक है। वेयर ही लिव्स, ठीक है। अब क्या आएगा, वो उसके साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव, क्या कोई ना कोई एडवर्ब जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके एडवर्ब क्लॉज हो गए। मिसाल के तौर पर इफ ही विल पास, ही विल पास, मिसाल देखें, इफ ही वर्क्स हार्ड, ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। अच्छा, आप मुझे ये बताएं खामोशी से, ठीक है। ही विल पास ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है? गुड, शाबाश। अच्छा, इफ ही वर्क्स हार्ड डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट है। अच्छा, इफ से शुरू हो रहा है, कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस कौन सा है? कंडीशनल 1 है, 2 है, 3 है? अब दोबारा सुन लें, कंडीशनल सेंटेंस को वैसे आ गया है, आप दोबारा सुन लें। मैंने दी मिसाल भी इसलिए दिया कि ताकि रिवाइज हो जाए। अगर फॉर्म आई हुई है फर्स्ट, ठीक है, ये नहीं है कि किसी एक हिस्से में, दोनों हिस्सों में फर्स्ट होनी चाहिए। यानी एक हिस्से में फर्स्ट आई हुई है, दूसरे हिस्से में फिर सेकंड है, आप कहेंगे ये, अब एक में तो आई हुई थी फर्स्ट। दोनों हिस्सों में अगर फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो समझ लें कि सेंटेंस आपका फर्स्ट कंडीशनल है। दोनों में से किसी एक हिस्से में सेकंड आई हुई है फॉर्म, सेंटेंस आपका सेकंड कंडीशनल है। दोनों हिस्सों में से, दोनों हिस्सों में ही तीसरी फॉर्म आई हुई है, थर्ड कंडीशनल है। दोबारा सुन लें, अगर दोनों सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के दोनों हिस्सों में से किसी एक हिस्से में, सॉरी दोनों हिस्सों में, कंडीशनल सेंटेंस के दोनों हिस्सों में अगर फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो फर्स्ट कंडीशनल है। कंडीशनल सेंटेंस के दोनों हिस्सों में किसी एक हिस्से में सेकंड फॉर्म आई हुई है तो समझो सेकंड कंडीशनल है। अगर कंडीशनल सेंटेंस के दोनों हिस्सों में तीसरी फॉर्म आई हुई है तो क्या है? थर्ड कंडीशनल है। मिसाल के तौर पर ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड। ही वुड पास पहले में पहली है, ही वर्कड हार्ड दूसरी आ गई, दूसरी ही वर्कड हार्ड दूसरी आ गई ना, ठीक है। अब तीसरा आएगा, ही हैड वर्कड हार्ड, तीसरी हेड के बाद है ये, ही वुड हैव पास्ड, ठीक है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्क, ही वुड हैव पास्ड। क्लियर हो गया ना?
ठीक है, यानी थर्ड कंडीशनल में तीसरी फॉर्म, सेकंड कंडीशनल में दूसरी फॉर्म, फर्स्ट कंडीशनल में पहली। अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम जिरांड इन्फिनेटिव। ये अक्सर ये टॉपिक आ जाता है फर्स्ट टाइम या सेकंड। जिरांड इन्फिनेटिव, पहले नंबर पर आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया जा रहा है कि इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव, ठीक है। नंबर 2 जिरांड, ठीक है। ये इन्फिनेटिव और जिरांड, इन्फिनेटिव और जो जिरांड, ठीक है, ये दोनों बतौर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें फ़र्क होता है, ठीक है। इसमें यह होता है, इसको मस्दर बनाया जाता है कैसे, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी जाती है। मिसाल के तौर पर टू गो, ये एक तो ये मिसाल आपके सिलेबस में दी गई है। दूसरी दी गई है कि ही मेड हिम वर्क, ये मिसाल दी गई है, ठीक है। ये भी आपका क्या है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ब कौन सा है, वर्ब ये है, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। इन्फिनेटिव के साथ बाज़ औक़ात टू लगाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन ये देखा करें कि ये बतौर वर्ब का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, यहाँ पर बतौर वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये है आपका इन्फिनेटिव, यानी वर्ब की पहली फॉर्म अगर बतौर मस्दर इस्तेमाल हो रही है। मिसाल के तौर पर ही वांटेड टू हेल्प द पुअर। अब टू हेल्प क्या है, इन्फिनेटिव है, वांटेड वर्ब है, उसे सांस लेने की जरूरत है। ही इज नीडेड टू ब्रीथ, ठीक है, ही इज नीडेड टू ब्रीथ। अब टू ब्रीथ, ब्रीथ से पहले क्या आ गया है, टू आ गया। ही मेड हिम ब्रीथ, उसने उसे सांस लेने दिया। अब यहां पर भी बतौर किसके इस्तेमाल हो गया है, इन्फिनेटिव के तौर पर। समझ आ रही है ना बात। अब जिरांड क्या होता है, जब वर्ब की चौथी फॉर्म, हाँ, यानी आईएनजी फॉर्म, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, बतौर किसके इस्तेमाल होती है, नाउन के, और बतौर सब्जेक्ट के इस्तेमाल होती है बतौर ऑब्जेक्ट के, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है। अब स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये स्मोकिंग वैसे बतौर वर्ब कैसे इस्तेमाल होगी, देखें बात को समझें, बतौर वर्ब कैसे इस्तेमाल होगी। अगर कहें कि ही इज स्मोकिंग, अगर आ जाए ही इज स्मोकिंग आया हुआ है, ठीक है, तो आप समझ लें कि ही इज स्मोकिंग, कि वो स्मोकिंग कर रहा है। इंजरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए मुज़िर है, स्मोकिंग सेहत के लिए मुज़िर है। अब ये क्या है, बतौर किसके इस्तेमाल हो गया है, जिरांड के इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वही लफ्ज। अब मिसाल के तौर पर ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है। अब देखें, हिज हैंड राइटिंग इज वेरी गुड, उसकी लिखाई बहुत अच्छी है। अब लिखाई का काम दिया उसने, उसकी राइटिंग ने, हाँ, उधर पहले से लिख रहा है, अब है कि उसकी लिखाई अच्छी है, इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। समझे ना। ऐसे है कि ही इज कुकिंग, वो खाना पका रहा है। ये दो लफ्ज आते हैं, एक स्मोकिंग आता है, एक कुकिंग आता है आपको, उसमें ये जिरांड होता है। स्मोकिंग और कुकिंग क्या है, हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों को पता चल गया, हाँ। अब आ गए, अब देखें कि ही इज कुकिंग, वो खाना पका रहा है, ही इज कुकिंग, वो खाना पका रहा है। अब अगर आ जाए वही कुक भी, तो यहाँ पर कुक नहीं है, शी पकाते, ही नहीं पका सकता। अच्छा, ही इज कुकिंग, ठीक है, वो खाना पका रहा है। समझ आए ना। वक्त आने पर रान मुरीदी अगर इख्तियार कर ली तो भी पकाएगा। अच्छा, हाँ, हो सकता है ना, बुगटी तो गोली मार देगा, बुगटी तो रान मुरीद नहीं बनेगा। अच्छा, वो कहे मैं रान मुरीद नहीं बनता। अच्छा, ही इज कुकिंग, अच्छा, शी की मिसाल, अच्छा, अम्मी याद आ रही है। अच्छा, हाँ, देखिए बेटा, ही इज कुकिंग या शी इज कुकिंग, ही इज कुकिंग। अब ये बतौर क्या है, ये बतौर जिरांड इस्तेमाल हुआ है या वर्ब के, वर्ब के, यही तो समझाना चाहता हूं ना मैं, ठीक है। अगर यानी बतौर ये वर्ब के, वो कुकिंग, वो पका रहा है, ये नॉन तो नहीं है, पका रहा है। नॉन कब बनेगा, जब कहेंगे कि
कुकिंग इज गुड हैबिट, गुड हॉबी। ठीक है, खाना पकाना अच्छी आदत है, अच्छा मशगला है। ठीक है, अब ये खाना पकाना कुकिंग, या उसकी कुकिंग अच्छी है, समझे ना, ऐसे कहेंगे ना। ठीक है, ऐसी सूरत में, या ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, ये जिरांड है, वो पेंटिंग कर रहा है, ही इज पेंटिंग, इट इज पेंटिंग, ये पेंटिंग है, बात को समझना है। इट इज पेंटिंग, ये क्या है, जिरांड है। ठीक है, ही इज पेंटिंग, ये क्या है, वर्ब है, समझ आए ना। अब देखें, ही इज पेंटिंग, वो पेंट कर रहा है। इट इज पेंटिंग, ये क्या है, ये क्या बन गया, जिरांड बन गया। आप समझ आए ना, इतना सा फर्क होता है आपका जिरांड में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में और इन्फिनेटिव में, यही फर्क होता है। समझ आ रही है ना बात, क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपकी दो चीजें थी जो मैंने क्लियर करा दी। इसके बाद बाकी क्या रहता है, कोई चीज पूछते जाए, पूछते जाए। इन्फिनेटिव देखें, बतौर मस्दर, देखें बात को समझना है आप लोगों ने, बतौर मस्दर। मिसाल के तौर पर वो जो है ना, खाने के लिए बावर्ची खाने चला गया। ही वेंट टू किचन टू ईट, खाने के लिए, खाने के लिए, खाओ नहीं, ईट अगर आएगा तो खाओ, उससे पहले टू आएगा तो फिर खाना बन जाएगा। जैसे उर्दू में लिखते हैं ना, नून अलिफ ना, ठीक है, यहाँ पर टू लिख देते हैं। आप समझ आए ना, खाओ को अगर खाना बनाना है तो हम नून अलिफ ना लिख देते हैं, ऐसे करते हैं ना। अब क्या होगा, इससे पहले क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, वो जो है ना क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में गया। ही वेंट टू ग्राउंड टू प्ले। अब वेंट क्या है, वर्ब है, टू प्ले क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, अच्छा, अब आ गया है प्लेइंग इज एन हेल्दी एक्टिविटी। प्लेइंग इज एन हेल्दी एक्टिविटी, खेलना एक अच्छी। अब प्लेइंग इज ये बतौर जिरांड इस्तेमाल हुआ, समझ आए ना, खेल एक अच्छी सरगर्मी है।